Namaskar friends, welcome once again in the video, and before starting a request is there, please subscribe the channel, like, comment and share. आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सेटलिंग इन सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर जो सेटलिंग हो रही है किसकी हो रही है? पार्टिकल्स की हो रही है। समझने के लिए एग्जांपल, ये बीकर है या कंटेनर है, इसमें सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्या होता है पहले देख लेते हैं कि सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू फेजेस, सॉलिड और लिक्विड। द सॉलिड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन ए लिक्विड। तो ये जो है सस्पेंशन का सैंपल दिखाने के लिए है। ये जो रेड है ये आपके ड्रग के पार्टिकल्स हैं, और ये जो ब्लू है ये डिस्पर्शन फेज है, मतलब लिक्विड है। ये बिल्कुल उसी तरीके है जैसे आपने कंटेनर में क्या किया, पानी लिया और उसके अंदर सॉलिड ड्रग डाल दी, मतलब सैंपल लिया आपने और पाउडर फॉर्म में ड्रग को डाल दिया, फाइन पार्टिकल्स। कुछ देर बाद क्या होगा, आपके पार्टिकल्स ऐसे दिखेंगे या फिर जो पार्टिकल्स सेटल होंगे वो ऐसे दिखेंगे। जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल नीचे आएंगे, जैसे नीचे जो लाल है यहाँ पर ड्रग के फॉर्म में है, ये देखो नीचे सेटल हो गए। द मोर हैवियर द पार्टिकल्स, वो जितने नीचे आएंगे और ज्यादा सेडिमेंटेशन हो जाएगा, मतलब उनकी ज्यादा सेटलिंग होगी। लेकिन जो पार्टिकल हल्के होंगे, जो लाइट होंगे, जिनकी साइज छोटी होगी, वो क्या रहेंगे, ऊपर होंगे और वो धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब समय के साथ क्या होगा कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जो केक, ये जो है ना, जो जम रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक फॉर्म में जिसको बोलेंगे केक, और ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो सस्पेंशन में ऐसा ही होता है कि whenever the suspension has been prepared and it is kept for a definite period of time, the particles they settle under the influence of gravity, क्योंकि भारी तो है, सॉलिड तो है, and under the influence of gravity they form a cake, या फिर due to sedimentation they form a cake। और जब पेशेंट इसको यूज करेगा तो उसके पहले आपने देखा होगा कंटेनर पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। तो ये जो केक बनता है, ये जो सेडिमेंट बनता है ना, ये बन रहा है लेटर स्टेज पे, ये बन रहा है। ये फटाफट इसको शेक करें तो ये पूरी तरह से रिडिस्पर्स हो जाए पार्टिकल, ताकि जब कभी भी वो पोर करेगा कंटेनर को, ड्रग आपकी हर बार इक्वल अमाउंट में आए। तो ऐसा होता है सस्पेंशन के अंदर ना। तो इससे क्या पता लगा कि आइडियल सस्पेंशन, मतलब जो सबसे अच्छा सस्पेंशन है ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि सेटलिंग कम से कम होनी चाहिए। लेकिन संभव है क्या सेटलिंग कम से हो ही नहीं सर, सेटलिंग तो होगी सही, लेकिन ये तो कह सकते हैं द आइडियल सस्पेंशन इज वन इन विच देयर इज लीस्ट सेटलिंग है लेकिन कम से कम हो, और देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो सेटलिंग को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, कि किस रेट से पार्टिकल नीचे जमा हो रहे हैं, सेडिमेंट हो रहे हैं। दिस रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हैं, और जो फैक्टर्स रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को डिटरमाइन करेंगे अल्टीमेटली वो सेटलिंग को भी डिटरमाइन करेंगे। तो कहने का मतलब जो सेटलिंग है और सेडिमेंटेशन बिल्कुल एक साथ या एक तरह की चीज ही है, तो अपने को सेडिमेंटेशन ही देखना है। और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन वो पढ़ा जाता है एक लॉ से जिसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ये जो आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ ये यहां पर भी लिखा हुआ है, तो यस, द सेडिमेंटेशन रेट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ, एंड या फिर इसको और बोल सकते हैं the velocity of sedimentation of particles is given by Stokes law। अब ये Stokes law क्या कहता है, we will see one by one। इस Stokes law की अगर आप इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन में लिखा है V is equal to d square ρ1 minus ρ2 g divided by 18 eta। V क्या है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी पर या किस रेट पर पार्टिकल आपके सेट हो रहे हैं, यह है सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। कितनी देर में कितने पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, मतलब कितना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, पर सेकंड।
फिर अब इसके अंदर डी क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल। ये जो ड्रग है ना, आप जो ड्रग पार्टिकल आप दे रहे हो सस्पेंशन में, उसका डायमीटर है। रो 1 डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस कौन सी है, जो ड्रग पार्टिकल है, ठीक है। फिर है आपका रो 2 डेंसिटी ऑफ डिस्पर्शन फेस, जो लिक्विड आप यूज कर रहे हो, और लिक्विड जनरली सस्पेंशन में वाटर ही होता है, या वाटर के साथ दूसरा कोई सॉल्वेंट मिला हुआ होता है, जैसे ग्लिसरीन हुआ या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हुआ। नेक्स्ट आता है, ये है ईटा। ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन फेस। ये क्या है, ये जो आपका डिस्पर्शन फेस है पानी, इसकी विस्कोसिटी। अब सर पानी की विस्कोसिटी यहाँ पर देखने की क्या जरूरत है भैया, सस्पेंशन के अंदर और भी चीजें डाली जाती हैं जिसकी वजह से जो डिस्पर्शन फेस है उसकी विस्कोसिटी अलग हो जाती है, या उसको इंप्रूव भी करना होता है। वो कैसे क्या है अभी देखते हैं हमारा। अगला आता है जी। जी आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी यूनिट्स और उसकी वैल्यू आपको मालूम है। तो means overall we can say that by studying these factors we can have an idea about the rate of sedimentation or the rate of settling, या फिर मैं कह सकता हूं we can have an idea about the stability, क्योंकि स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं सेटलिंग से तो रिलेटेड है, सेडिमेंटेशन से रिलेटेड है। और ये कैसे रिलेटेड है ये आप मेरे दूसरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ ये जो स्टोक्स लॉ है तो सही, आइडिया तो दे रहा है अपने को रेट ऑफ सेटलिंग स्टेबिलिटी के बारे में, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कहने का मतलब इट इज एप्लीकेबल इन सर्टेन सिचुएशंस ओनली। वो क्या क्या है, मींस पार्टिकल्स शुड बी स्फेरिकल, तभी ये आपका एप्लीकेबल है। लेकिन हकीकत में क्या होता है, इनफैक्ट द पार्टिकल्स आर इररेगुलर। भाई अगर पार्टिकल आपके बिल्कुल गोल हैं तो सेडिमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्चुअल रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो पार्टिकल ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, इरेगुलर होंगे, तो सेडिमेंटेशन अलग तरीके का आएगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन अलग तरीके का आएगा। लेकिन स्टोक्स लॉ क्या मान के चल रहा है, पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल। तो ये तो एक लिमिटेशन है। तो पार्टिकल स्फेरिकल होते हैं क्या भाई, स्फेरिकल पार्टिकल कैसे हो सकते हैं? आप साइज रिड्यूस करते हो कई अलग तरीके से, उसको कूटते भी हो, उसको मसलते भी हो, उसको काटते भी हो, कई तरह के मैकेनिज्म होते हैं साइज रिडक्शन के, आपने देखा होगा अलग अलग मिल होती हैं। तो क्या स्फेरिकल पार्टिकल मिलता है क्या वहां पर? नहीं, पार्टिकल शेप तो इरेगुलर रहती है। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन और एप्लीकेशन कंडीशन। दूसरा आता है जो सेटलिंग होनी चाहिए ना, जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं ना वो आराम से धीरे धीरे होने चाहिए। कहने का मतलब सेटलिंग शुड बी फ्री, सेटलिंग शुड बी इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल इसमें पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। देयर शुड बी अ डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल सो दैट पार्टिकल्स सेटल इजीली, धीरे धीरे सेटलिंग हो जाए। अगर भीड़ होगी तो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ होगी पार्टिकल पास पास में, तो ये पार्टिकल इसके सेटलिंग में लफड़ा करेगा, ये पार्टिकल इसमें सेटलिंग में लफड़ा करेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि टोटल पार्टिकल्स कम होने चाहिए। तो इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सस्पेंशन शुड बी डाइल्यूट। इसको और समझने के लिए हम कह सकते हैं कि देयर शुड बी अ डेफिनेट कंसंट्रेशन रेंज इन विच दिस स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल। यस यू आर करेक्ट। सेटलिंग शुड बी फ्री एंड शुड बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब पार्टिकल शुड बी इंडिविजुअल और सेपरेट। तो अब ज्यादा कब होंगे, हाई कंसंट्रेशन में होंगे। देयरफॉर इन हाई कंसंट्रेशन द स्टोक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। और इसीलिए आपके सामने क्रॉस किया हुआ है, इट इज दिस लॉ, दिस फैक्टर्स आर नॉट एप्लीकेबल इन हाई कंसंट्रेशन। तो क्या करें, therefore this is possible only in dilute suspension। और dilute suspension का मतलब जब कंसंट्रेशन रेंज होगी डिस्पर्स फेस की 0.5 से 2% per 100 ml। So these are the two things, applicable conditions या फिर limitations of Stokes law। लेकिन इसके बावजूद भी स्टोक्स लॉ को ही माना जाता है सेटलिंग या सेडिमेंटेशन के बारे में जानकारी के लिए। अब देखते हैं अपन वन बाय वन फैक्टर्स, जिन फैक्टर से सेटलिंग अगर ज्यादा है तो कम कैसे किया जा सकता है। मतलब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को कम कैसे किया जा सकता है। अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को कम कर दिया तो सेटलिंग कम होगी, और सेटलिंग कम होगी तो सस्पेंशन ज्यादा स्टेबल होगा। और हम क्या चाहते हैं, स्टेबल सस्पेंशन को बनाना चाहते हैं। तो यस, नाउ वी विल डील वन बाय वन। डी क्या है, डायमीटर
डायमीटर अल्टीमेटली किस रिलेटेड है? साइज से रिलेटेड। किसका साइज? ये जो पार्टिकल्स है ना ड्रग के, डिस्पर्स फेस के, एंड दिस साइज शुड बी ऑप्टिमल। नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, यू विल से लाइक दिस, क्योंकि पार्टिकल्स जितने छोटे होंगे उतने धीरे सेटल होंगे, क्योंकि उनका बोझ ही कम हो जाएगा, उनका वेट ही कम हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल साइज बहुत कम होनी चाहिए। यू आर राइट, पार्टिकल साइज कम तो कर दो आप, लेकिन जो पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है ना, तो क्या होता है कि उन पार्टिकल्स के अंदर एक इफेक्ट आ जाएगा, उसे बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये तो ब्राउनियन मूवमेंट वाली बात है, ये ठीक है, ये अच्छी रहती है और इससे सेटलिंग नहीं होती है। लेकिन जब पार्टिकल साइज छोटी होती है ना, तो उनकी सरफेस फ्री एनर्जी भी बहुत बढ़ जाती है। अब ये सरफेस फ्री एनर्जी क्या है आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर जिस पार्टिकल के अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई, ज्यादा पार्टिकल छोटा कर दिया ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ गई, सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ गई, वो पार्टिकल उतना ही अनस्टेबल हो जाता है। तो पार्टिकल की टेंडेंसी होती है बिल्कुल पास पास आने की। तो ओवरऑल एक शब्द में बोल सकता हूं, आपके हिसाब से पार्टिकल्स को बहुत फाइन कर देना चाहिए। इट मीन्स वेरी फाइन पार्टिकल साइज, बहुत कम सेटलिंग होंगी, लेकिन वेरी फाइन पार्टिकल साइज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज सरफेस एनर्जी। इंक्रीज सरफेस एनर्जी का मतलब देयर इज एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स को छोटा करने की जगह आपने क्या कर दिया, अब इकट्ठा करने वाला। अब इकट्ठे हो गए तो सेटलिंग ज्यादा होगी, तो उल्टा हो गया। और इसके अलावा क्या होगा, जो केक बनेगा ना वो बहुत हार्ड बनेगा, और हार्ड केक इज वेरी डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स, जो आपको नहीं चाहिए। मतलब सस्पेंशन इंस्टेबिलिटी की तरफ चला गया। तो अब क्या करना है, अब इफेक्ट क्या आता है पार्टिकल्स का, इफ द पार्टिकल साइज इज डिक्रीज टू हाफ, ठीक है, देयर इज डिक्रीज इन रेट 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है कैसे, इसका अगर हाफ कर दोगे तो ये स्क्वायर है, तो पार्टिकल साइज को अगर हाफ करोगे तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन में क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। इससे आपको पता लग रहा है क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है। इसका मतलब पार्टिकल साइज डिक्रीज करो, एक लिमिट तक करो, अगर लिमिट तक नहीं किया तो ये लफड़ा हो जाएगा। लेकिन एक और फायदा है पार्टिकल साइज डिक्रीज करने का, if the particle size is decreased, there is increase in surface area, increase in surface area का मतलब ज्यादा डिसोल्यूशन एंड ज्यादा एब्जॉर्प्शन। तो सर आप तो ये कह रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हो फायदा हो गया, एक तरफ कह रहे हो नुकसान हो गया, इसीलिए तो कह रहे हैं पार्टिकल साइज शुड बी ऑप्टिमम, बोथ थिंग्स शुड बी कंसीडर्ड। अगला फैक्टर आता है, देखिए आप, ईटा, ये है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब ये जो फ्लूइड दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इसका गाढ़ापन, ये कितना गाढ़ा है। भाई गाढ़े का मतलब मैं चाशनी की बात करूं और पानी की बात करूं, चाशनी का मतलब मैं सिरप की बात कर रहा हूं। अब आप सोचिए सिरप में अगर कोई चीज आप डालते हो, सपोज कंटेनर है, इसमें सिरप था, अगर आप कोई भी चीज डालते हो तो बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, अगर प्योर वाटर आएगा तो बहुत ज्यादा फास्ट आएगा। तो इसी तरह अगर विस्कोसिटी इसकी बढ़ा देगी, इसकी बढ़ा देंगे अपन, तो रेट ऑफ सेटलिंग विल बी लोअर, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी लो। तो फायदा है ना, तो यस यू आर करेक्ट। इफ द विस्कोसिटी इज हाई देयर इज डिक्रीज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, अपने लिए फायदेमंद है। इसके अलावा एक और फायदा है विस्कोसिटी बढ़ाने का, इट इनहिबिट्स द क्रिस्टल ग्रोथ। अभी क्रिस्टल ग्रोथ क्या है, दूसरा वीडियो देखना है आपको इतना याद रखना है कि जो पार्टिकल्स है ना वो बिल्कुल पास पास नहीं आएंगे, बिल्कुल पास पास नहीं आएंगे, एक नया क्रिस्टल नहीं बनाएंगे, एक एग्रीगेट नहीं बनाएंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए आप, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, नया क्रिस्टल नहीं बनेगा। दूसरी चीज है नो मेटास्टेबल टू स्टेबल पॉलीमॉर्फ। अभी पॉलीमॉर्फिज्म के लिए भी आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, जो ड्रग है वो अलग अलग फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। एक होता है स्टेबल पॉलीमॉर्फ और एक होता है मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ। जो मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ है ना उसका डिसोल्यूशन ज्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ ये मेटास्टेबल किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल के अंदर। तो इस मेटास्टेबल को अगर स्टेबल में कन्वर्ट नहीं करना है ना, तो क्या है, आप विस्कोसिटी बढ़ा दो तो मेटास्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल की डिसोल्यूशन कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है,
तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, वायबिलिटी कम हो जाएगी। तो कैसे कम किया जा सकता है? विस्कोसिटी बढ़ाकर। Therefore, I can say that increase in viscosity it prevents the conversion of metastable polymorph to stable polymorph. तो ये तो फायदा है विस्कोसिटी बढ़ाने का, लेकिन विस्कोसिटी बढ़ाने का नुकसान भी है। क्या नुकसान है? देयर इज डिक्रीज इन रीडिस्पर्सिबिलिटी। ये पॉजिटिव साइन का मतलब फायदे, नेगेटिव साइन का मतलब नुकसान। ऐसे भी ये जो ब्लैक है ये पॉजिटिविटी है, ये जो आपका रेड है ये नेगेटिव है साइज डिक्रीज करने के लिए। तो अगेन यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, जब आप विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा? कितना ही लाओ आप, पार्टिकल्स के रीडिस्पर्सिबिलिटी में दिक्कत आएगी। आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिकल चीजें। इसके अलावा देयर इज डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। सर एब्जॉर्प्शन में क्यों डिक्रीज होगा? भैया अपन पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन, हम पढ़ चुके हैं डिसोल्यूशन, और वहां पर जब आप इक्वेशन देखोगे तो वहां पर एक टर्म आता है डिफ्यूजिविटी। भाई जब पार्टिकल, सपोज ये आपकी इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन के इधर ब्लड है, यहां पर अगर कोई आपने सस्पेंशन लिया तो ड्रग को यहां से यहां जाना है ना, तो यहां से यहां जाना ही तो कहलाता है डिफ्यूजिविटी। डिफ्यूजिविटी मतलब हाउ मच इज द ड्रग ट्रेवल्स इन द सराउंडिंग फ्लूइड। तो जब आपने विस्कोसिटी बहुत ज्यादा डाल दिया आपने, तो पार्टिकल इधर से उधर बहुत देर में जाएगा। जब देर में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो ये तो लफड़ा हो गया। इसका मतलब देयर इज डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। तीसरा डिसएडवांटेज, अगर ज्यादा विस्कोसिटी करती तो भैया एक कोई पानी और एक कोई सिरप, दो एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों को पोर करना और दोनों को हैंडल करना, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना या किसी भी चीज को मिलाना, मिक्स करना, हिलाना, कौन सा इजी है? सीधी सी बात है, जो कम गाढ़ा हो, पानी हो। इसका मतलब इंक्रीज इन विस्कोसिटी इट प्रेजेंट्स हैंडलिंग प्रॉब्लम्स इन मैन्युफैक्चरिंग। तो सर क्या करें? फायदे भी है, नुकसान भी है। तो विस्कोसिटी शुड बी ऑप्टिमम। जैसे डायमीटर ऑप्टिमम है, विस्कोसिटी शुड बी आल्सो ऑप्टिमम। थर्ड फैक्टर आता है ρ1 माइनस ρ2, ये वाला फैक्टर। इफ बोथ आर इक्वल, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये सबसे बढ़िया। लेकिन संभव है क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जितना हो सके डिफरेंस आपको कम रखना है। नाउ द थिंग इज, जनरली जो यूज होता है क्या? वाटर, और वाटर की क्या होती है? अब डेंसिटी 1 के आसपास होती है। अब इंक्रीज इन डेंसिटी इज इक्वल टू मिनिमम डिफरेंस। कहने का मतलब ये जो 1 है ना, और पानी सबसे ज्यादा यूज होता है ना, तो अगर इसकी विस्कोसिटी बढ़ा दें तो डिस्पर्स फेस की जैसे हो जाएगी ना, तो डिस्पर्स फेस कैसे हो जाएगी? का मतलब जो है ना ρ1 माइनस ρ2, इनका डिफरेंस बिल्कुल कम हो जाएगा। और अपने को क्या चाहिए? अपने को ये तो चाहिए कि डिफरेंस बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। तो कैसे बढ़ सकता है? यस, द डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेस या वाटर इट इज इंक्रीज्ड by the use of agents like polyvinyl pyrrolidone, like polyethylene glycol, like glycerin, like sugars, like sorbitol and dextrose, जो आपकी शुगर यूज होती हैं, उससे डेंसिटी आप बढ़ा सकते हो। तो क्या होगा? डिफरेंस कम होगा। डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ सेटलिंग आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये तो बात हुई किसकी? आपकी जो आपका स्टोक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। सेटलिंग की भी बात हो रही है, साइज की भी बात हो गई, लेकिन यहां पर एक और फैक्टर है जो सेटलिंग अफेक्ट करेगा, पार्टिकल शेप। कैसे? ये आपको शुरू में बताया था, इस तरीके से असिमेट्रिक और सिमेट्रिक तरीके से और समझा देते हैं। बट पार्टिकल शेप अफेक्ट्स द पैकिंग एंड सेटलिंग। Not only packing and settling, it also affects redispersion and resuspendibility. मतलब वापस चेक करते हो आप, पार्टिकल अगर स्फेरिकल है तो एक दूसरे पर रोल हो जाएंगे। रोल होने का मतलब आराम से पास से एक दूसरे जा सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल बिल्कुल असिमेट्रिक हुए इस तरीके के, तो क्या होगा? जब आप शेक भी करोगे तो ये पार्टिकल इधर से उधर जाने में दिक्कत होगी। ये प्रैक्टिकल चीजें, थोड़ा सोचिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर इसके अलावा जो पैकिंग होगी वो भी अलग होगी, सेटलिंग भी होगी वो भी अलग तरीके की होगी, वो आपको शुरू में बता दिया गया।
और इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट की सिमेट्रिकल पार्टिकल देखे गए, when the particles of calcium carbonate were taken in symmetrical form, the suspension was found stable, और केक भी नहीं बना, देयर वॉज नो फॉर्मेशन ऑफ केक। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट के वही असिमेट्रिकल पार्टिकल्स वर टेकन, द केक वॉज हार्ड। पता लग गया शेप का फर्क पड़ रहा है ना? यस। अगला इफेक्ट जो अपने को देखना है इसके अंदर सेटलिंग में, वो आता है ब्राउनियन मूवमेंट का। वो अपन ने यहां पर भी देखा था। नाउ दिस ब्राउनियन मूवमेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द साइज ऑफ ड्रग इज बिटवीन 2 to 5 माइक्रोमीटर। मतलब बहुत कम साइज है, और बहुत कम साइज है मतलब सेटलिंग एक तो कम होगी ही नहीं, मतलब सेडिमेंटेशन नहीं होगा। एक तो वो कारण है कि बोझ कम है, उसमें वेट कम है। दूसरा कारण यह है कि पार्टिकल जो बहुत छोटे होते हैं ना, उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और चूंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो एक दूसरे टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, उधर जाते हैं, तो सेटलिंग नहीं होती है। तो मीन्स it prevents the sedimentation, the Brownian movement, it prevents sedimentation, settling, and the particles remain in random motion due to kinetic energy of molecules. लेकिन यहां पर अगेन एक चीज, अगर विस्कोसिटी बढ़ा दी तो क्या होगा? देयर विल बी नो इफेक्ट इफ विस्कोसिटी इज हाई। अगर विस्कोसिटी बढ़ा दी तो क्या होगा? जो पार्टिकल आपके इधर भाग रहे हैं ना ऐसे, इस ब्राउनिंग मूवमेंट दब जाएगा वहां पर, मतलब विस्कोसिटी कम होगी तो ही इफेक्ट है, ज्यादा होगी तो इफेक्ट नहीं होगा। तो यह है आपकी स्टोरी सेटलिंग इन सस्पेंशन। बाय वेराइंग दिस फैक्टर्स you can decrease the sedimentation, you can control the sedimentation, क्योंकि sedimentation जितना कम होगा सेटलिंग उतनी कम होगी, या फिर सेटलिंग सेडिमेंटेशन एक ही चीज है, जितनी कम होगी स्टेबल सस्पेंशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि सेटलिंग और सेडिमेंटेशन स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। अगेन आई विल से यू कैन सी इन द डिफरेंट वीडियो, ठीक है? और वीडियो पूरा देखिए। लास्ट में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।